नमस्कार। मैं हूं प्रभु चावला। आजकल किसी और विषय पर तो चर्चा करना बेकार है कि सबकी नजरें बिहार के चुनाव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव का रिजल्ट क्या होगा, इसके ऊपर देश की राजनीति के ऊपर भी ऐसा प्रभाव पड़ेगा। ये भी लोगों का सोचना है। इस चुनाव के अंदर कई लोगों का फ्यूचर डिसाइड होगा, ये भी तय है। लालू जी का आखिरी चुनाव है, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हैं। और नीतीश कुमार जी के लिए भी लोग कहते हैं कि उनका भी आखिरी चुनाव है। तेजस्वी के लिए भी ये जीत और मरण का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर नहीं जीतते हैं तो उनके लीडरशिप के ऊपर भी क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। और राहुल गांधी का परीक्षा तो है ही। राहुल गांधी ने अधिकार यात्रा की। उनसे लगता है कि कांग्रेस उनकी अधिकार यात्रा से बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, उसमें दम आ गया है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए ने तो अपनी सीटों की घोषणा कर दी। वहाँ झगड़ा ज़रूर हो रहा है कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। ये तय हो गया कि 101 101। परंतु नीतीश कुमार क्योंकि वार्ता में कहीं शामिल नहीं थे, वो अपने घर में बैठ कर सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, टिकटें बांट रहे हैं। अंत में क्या रिजल्ट निकलेगा, ये तो जब आखिरी तारीख खत्म होगी तभी हम लोगों को पता लगेगा। परंतु अलायंस महागठबंधन के अंदर सीटों का वितरण अभी भी अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है, क्या कारण है, कौन से लोग प्रेशर बना रहे हैं, इसी पर होगी आज की प्रभुवाणी। तो शुरू करते हैं हम आरजेडी से। क्या आरजेडी सीटें ज़्यादा लड़नी चाहती है? क्योंकि उनको लगता है कि तेजस्वी यादव सबसे पॉपुलर नेता है। जितने भी ओपिनियन पोल हुए हैं वहाँ पर, जितने भी अखबारों ने किए हैं या न्यूज़ चैनल्स ने किए हैं या प्राइवेट एजेंसीज ने किए हैं, सब के अंदर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए सबसे उचित माना जा रहा है। परंतु दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है, हमारी मदद के बिना वहाँ पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो चर्चा तो यही है कि कांग्रेस की जिद के कारण ही वहाँ पर सीटों का बंटवारा अटका हुआ है। दिल्ली में आए थे तीनों, लालू जी आए थे, तेजस्वी यादव भी आए थे, उनकी पत्नी भी आई थी, क्योंकि कोर्ट में उनकी डेट थी, उनके खिलाफ एक और चार्जशीट फाइल हुई। परंतु उनकी मुलाकात किसी की भी कांग्रेस में राहुल गांधी या सोनिया गांधी से नहीं हुई। केवल वेणुगोपाल जो संगठन के इंचार्ज हैं कांग्रेस के, उनसे मुलाकात ज़रूर हुई, पर सीटों के बारे में क्या बातचीत हुई, वहाँ के इंचार्ज जो हैं अजय माकन, वो भी बिल्कुल बोलते नहीं हैं। ट्रेजरर हैं पार्टी का, उनकी तरफ से भी कोई भी रिलीफ नहीं आ रहा। तो पार्टी कांग्रेस के अंदर चुप्पी साधी हुई है। परंतु कांग्रेस के नेता जो बिहार के अंदर हैं, वो समझते हैं कि हम तो बहुत बड़ा चुनाव जीतने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस क्या लालची पार्टी बन गई है? हालांकि तेजस्वी यादव और लालू यादव का कांग्रेस के प्रति प्रेम, किसी के इसके बारे में शक नहीं है। वो हमेशा सोनिया गांधी के साथ खड़े रहे। लालू जी जब फॉरेन इशू का क्वेश्चन आया था तो वो सोनिया के साथ खड़े हैं। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है कि लालू जी की जो जितनी भी लॉयल्टी है कांग्रेस के प्रति और सोनिया के प्रति, गांधी परिवार के प्रति, उसके बारे में कोई शक नहीं है। परंतु कांग्रेस के पास चेहरा तो कोई है नहीं बिहार के अंदर। किसके नाम से चुनाव लड़ेंगे? कौन है जिसके नाम से वो कह सकते हैं ये कांग्रेस का नेता है, इसको वोट दीजिए? जबकि बाकी पार्टियों के पास भी नहीं है, बीजेपी के पास भी कोई नेता नहीं है जिसके नाम से वोट मांग सकते हैं। परंतु नीतीश कुमार एक नेता ऐसा है जो 25 साल से वहाँ राज कर रहे हैं और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। वो भी बहुत कम है पॉपुलैरिटी में। सबसे बड़ा नेता तो वहाँ तेजस्वी यादव है, परंतु कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनके नाम से नैया पार हो जाएगी, कि हाथ पे पंजे पे हाथ लगते मोड़ लगती चली जाएगी और वो जीत जाएंगे। पर उनका अपना रिकॉर्ड देखिए। पिछले 2020 के चुनाव में मैं जानता हूं कि कई जगह मेरी लालू जी से बात भी हुई थी, तब कांग्रेस अड़ी हुई थी कि हम सीटें लड़ेंगे। लालू जी का दिल बड़ा है, उन्होंने उनको 70 सीटें दे दी थी और उनको लगता कि कांग्रेस की वजह से ही वहां पर सरकार उनकी नहीं बनेगी। परंतु कांग्रेस ने जिद पकड़ ली कि हम लड़ेंगे 70 सीटें, और जीते कितने? केवल 19। यानी कि उनका स्ट्राइक रेट सबसे कम था। 20 सीटें पर जाकर 20% स्ट्राइक रेट था उनका। वोट कितने मिले? 9.48%, यानी कि 10% से भी कम वोट 70 सीटों पर लड़ने के बाद मिले।
अगर टोटल संख्या के जहाँ आरजेडी जो है वो 140 सीटों पर लड़ी, उनका स्ट्राइक रेट लगभग 50% था और 23.11 वोट उनको मिले। क्या डबल वोट मिले, कांग्रेस से भी ज़्यादा, लगभग 2.5 गुना ज़्यादा वोट मिले। तो इससे लगता है कि जब कांग्रेस को वोट ही नहीं मिलते, 70 सीटें पर लड़े, 19 जीते और 51 में क्या हुआ, जमानत जब्त। यानी 19 की कैपेसिटी तो उनकी है, बाकी 51 सीटों पे जो अब 60 मांग रहे हैं, जिस पे शायद फैसला होगा या नहीं होगा जो दूसरी बात है, तो इसका बाकी 40 सीटों के ऊपर क्या जमानत जब्त करने के लिए लड़ रहे हैं? उनका क्या हक बनता है कांग्रेस का कि उनको सीटें मिलनी चाहिए? जो अखबारों में छपा है, जो रिजल्ट दिखाई देते हैं, 51 सीटों पर जमानत हारने के बाद 40 सीटें एक्स्ट्रा लड़ना क्या एनडीए की सरकार बनाने की गारंटी नहीं है? कि कांग्रेस के कारण पिछली बार भी उनकी सरकार बनी थी, क्योंकि गठबंधन के पास टोटल जो उनकी सीटें बड़ी एनडीए की बनी 125 और महागठबंधन की 110 सीटें आई। वोटों का कितना फर्क था? केवल 12,768 वोट एनडीए को मिले, महागठबंधन के मुकाबले ज़्यादा, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ वोट कितने मिले थे उनको, 1,56,88,458 वोट मिले महागठबंधन को और एनडीए को मिले 1,57,00,000। 12,500 वोटों की वजह से एनडीए की सरकार बन गई। उसके लिए कौन जुर्म था? विलन कौन था? कांग्रेस पार्टी, कि उनकी जमानतें जब्त हो गई। ये अगर कांग्रेस सीटें कम लड़ती, हो सकता था कि आरजेडी के लोग ज़्यादा जीत जाते। ये लालू प्रसाद यादव जी का कहना भी है, बाकी लोगों का कहना भी है। तो कांग्रेस में लालचीपन क्यों आ रहा है? कि इस बार भी झगड़ा क्या चल रहा है कि हमारे को कांग्रेस कहती है 70 सीटें दीजिए, 2020 में भी 70 लड़ी थी, अब 60 पे आ गए हैं कम से कम। आरजेडी 144 पे लड़ी थी, उनको कम पे सीटों पे लड़ना पड़ेगा। अब आप देखते हैं कि इस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा जब तक आप एनडीए के वोटों के ऊपर चोट नहीं करेंगे। इस बार एडवांटेज यही है कि जो वीआईपी पार्टी है, जो मल्लाओं की पार्टी है, जो कहते हैं राम जी को उन्होंने गंगा पार कराई थी, वो अब एनडीए के साथ नहीं है। तो एक कास्ट जो है, जो नैया पार करा सकती है, वो अब महागठबंधन के साथ है। अगर उनको भी साथ लाना है तो उनको 15-20 सीटें देने पड़ेंगी, कि पिछली बार वो 4 या 5 सीटें जीते थे। तो कांग्रेस पार्टी इतनी जिद पे क्यों उठकी हुई है कि ये देखने का सवाल, सोचने का सवाल है। क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर? वहाँ पर चुनाव तो है तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में, उसमें राहुल गांधी कहाँ से आए? ये राष्ट्रीय इलेक्शन नहीं है, लोकसभा का इलेक्शन नहीं है, ये विधानसभा का इलेक्शन है और एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर अगर है, वो नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ है। कांग्रेस का झंडा हो सकता है हर गांव में दिखाई देता हो, परंतु कांग्रेस का ये लालचीपन जो है हर स्टेट के अंदर कि हम बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, भाई 100 सीटों पर आप निपट के आ गए, 53 पे रहे, कई 3-60 छोटे छोटे स्टेट में आपकी सरकार है। इस ज़माने में आप देश के सारे 18-20 प्रदेशों में राज करते थे। अगर आपको बीजेपी को हराना है, जो आप कहते हैं हमने हराना है, हर बार आप आरएसएस बीजेपी की बात करते हैं, राहुल गांधी उससे बात नहीं आते, परंतु तभी हरा सकते हैं जब स्टेट लेवल पर भी आप बीजेपी को सत्ता में आने से रोकेंगे। अगर आप सीटें खड़े होने के बाद वोट बटोरने हैं, अपने राष्ट्रीय स्तर का जो स्टेटस बना हुआ उसको बचाना है, तो समझ में आता है। उससे पर ये नहीं होगा कि आप अगर वोट का बंटवारा करेंगे, अपने कैंडिडेट आपके पास है नहीं, चेहरे आपके पास है नहीं, जातियां आपके साथ है नहीं, मुसलमान भाई आपसे चले गए अलग, दलित आपसे बिल्कुल चले गए हैं। किस पार्टी के आपको तो रीजनल पार्टी जो कांग्रेस बीजेपी ने किया फार्मूला, रीजनल पार्टी के साथ खड़ा होकर के उन्होंने अपना बेस बढ़ाया। उस बेस के बाद क्या किया, जैसे आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ा, शिवसेना के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री को उठा दिया। कांग्रेस को राजनीति सीखनी है तो उससे सीखे। जब पता है कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का वर्चस्व है, उनके नेतृत्व को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। उनको अभी तक आपने मुख्यमंत्री पद का ऑफिशियली घोषित भी नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं नौकरियां दूंगा, ये दूंगा, तो चेहरे के हिसाब से चलें तो ऑपोजिशन को हराने के लिए ऑपोजिशन के अपने घटक ही जिम्मेदार आते हैं। ऑपोजिशन इसलिए नहीं हारता है क्योंकि उनके पास वोट नहीं है, इसलिए हारता है कि वोटों का बंटवारा हो जाता है
कौन सी पार्टी किस वक्त बीजेपी के पास चली जाएगी, ऐसा पता नहीं होता। तो ये देखने से ऐसा लगता है कि जब आपका स्ट्राइक रेट 20% है, तो ये लालचपन किस लिए है? क्योंकि वहाँ के पिछलग्गू नेता जो छोटे-मोटे बिहार के अंदर हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस वहाँ पर बर्बाद हो गई है, वो चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरह सिंबल हमारे को मिल जाए, जिसका उसके क्षेत्र के अंदर चेहरा दिखाई दे जाए, उनके नाम से कुछ चंदा भी इकट्ठा हो जाए, कांग्रेस पार्टी से कुछ पैसा भी मिल जाए। तो चुनाव उनके लोगों के लिए धंधा है, पैसा बनाने का धंधा है क्या? या अपना खोखी जो नेतागिरी है, खोखलापन जो है, अपने प्रभाव क्षेत्र के अंदर बनाए के रखने? क्यों बीजेपी कांग्रेस के पास कोई नेता न तो ठाकुर नेता है, ना उनके पास कोई ब्राह्मण नेता है, ना उनके पास भूमिहार नेता है, ना उनके पास कोई मुस्लिम नेता है। किसी कास्ट का बड़ा नेता कांग्रेस के पास नहीं है जिसके नाम से वो 60 सीटें लड़ सके। हालांकि मोदी के नाम पर बीजेपी, वहाँ पर बीजेपी को वोट मिलेंगे, पर बीजेपी का संगठन है, वहाँ पर कई सालों से बीजेपी ने आरएसएस के माध्यम से संगठन खड़ा कर रखा है। पर कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नारा है, ना नीति है। किस बुल पर वो 60 सीटें मांग रहे हैं? अगर उनको लगता है कि हमने बीजेपी को हराना है, तो लालू यादव जी का कहना ये है कि आप सेक्रीफाइस करिए। कांग्रेस के वोटों से पता लगता है कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि 60 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ के उसमें से 50% भी जितवा सकें। उनसे ज़्यादा हैसियत तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की हैं, जो कांग्रेस के साथ दिखाई देना नहीं चाहते। जैसे 2020 के अंदर मैं देख रहा था चुनाव लड़ा, CPI-ML जो एक्सट्रीम लेफ्ट पार्टी है, उन्होंने 19 सीटें लड़ी और 12 पे जीते, और कांग्रेस 70 पे लड़ी, केवल 19 जीती। इससे से CPI-ML 19 से जीती और 12 पे जीती और 3.16% वोट उनको मिले। CPI 6 सीटों पर लड़ी और 2 पर जीती। CPI-M 4 सीटों पर लड़ी और 2 पे जीती। 50% स्ट्राइक रेट है, जो हमेशा लालू जी के साथ खड़े हुए हैं। इस बार VIP 11 लड़ी और 4 सीटें जीती। तो स्ट्राइक रेट वहाँ पर छोटी छोटी पार्टियाँ अपने अपने क्षेत्रों के अंदर बहुत प्रभावशाली हैं। वो कांग्रेस के साथ नहीं, वो NDA के साथ कभी भी नहीं जाएंगी और सरकार में धोखा भी नहीं देंगी, पलटू राम का काम भी नहीं करेंगी। तो कांग्रेस, अगर लालू जी ने सीटें उसमें से अपनी सीटों कोटे में से जैसे पिछली बार दिया था, इस बार भी उनको उतनी सीटें देनी हैं और कांग्रेस को उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीत सकती हैं। अगर उनके सेक्रीफाइस नहीं करेंगे सीटों को, वो जीत सकती हैं, उसके लिए कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक ऐसा वहाँ पर सीमांचल है जहाँ पर अब वो ओवैसी लालू जी के साथ आना चाहते हैं, उनकी एप्लीकेशन दरखास्त उनके पास पड़ी हुई है, उसकी कुछ देर उनको भी कुछ सीटें देनी पड़ेंगी। वो सीटें कहाँ से आएंगी? अगर कांग्रेस 60 सीटों पर अकड़ जाती है या उनको 60 सीटें मिलती हैं, तो उसका नुकसान ये होगा कि लालू जी की जो विनिंग कैंडिडेट हैं, उनका 50% स्ट्राइक रेट है। जितनी सीटें उनकी पार्टियां ज़्यादा लड़ेंगी, छोटी पार्टियां या लालू जी, उससे लगता है कि 15 सीटों का तो फर्क है, 125 और 110। उसमें से VIP तो ऑलरेडी आपके आ गए 125 में से, 125 के बाद। तो छोटी पार्टी को लाने के लिए कांग्रेस को अपना थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा। क्या इसलिए तैयार है कि नहीं? अभी तक जो मीटिंग हो रही थी, सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा? मेरे को लगता है कि जिनको जवान कहा जाता है, एक तो 33 साल के हैं तेजस्वी यादव, एक हैं 54 साल के राहुल गांधी जी, उन दोनों के बीच में मुलाकात भी नहीं हुई। यानी कि रथ यात्रा जो उन्होंने निकाली या जुलूस जो भी यात्रा निकाला, वोट अधिकार यात्रा निकाली, उसके अंदर तो मुलाकात रोज होती रही उनकी, परंतु उसके बाद कोई बातचीत नहीं है। कांग्रेस के लोग जा रहे हैं बिहार के अंदर। मेरी सूचना ये है कि कांग्रेस के जितने पर्यवेक्षक हैं या सेंट्रल लीडर हैं, वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस सीटें कम लड़े और किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को वहाँ से सत्ता से बाहर करे। परंतु लालू जी और सोनिया जी के बीच में तो रेपो अच्छा है, तेजस्वी और राहुल के बीच में भी रेपो अच्छा हो सकता है, परंतु उम्र का डिफरेंस है, कल्चर का भी डिफरेंस है। मुलाकात दिल्ली में नहीं हो पाई। मेरे को लगता है अल्टीमेटली फैसला तभी होगा जब लालू जी इंटरवीन करेंगे या सोनिया जी करेंगी या राहुल खुद आकर के इसमें बैठेंगे। जब तक ये 4 नेता इकट्ठे बैठेंगे नहीं, तब तक कांग्रेस का जो लालचीपन है वो समाप्त नहीं होगा। तो बिहार का परिणाम डिसाइड करेगा कि कांग्रेस कितना सेक्रीफाइस कर सकती है, जो कहती है बीजेपी के हटाने के लिए हम कमिटेड हैं।
तो बिहार में दिखाएगा कि कांग्रेस को बीजेपी हटाने के लिए कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, कितना बलिदान देने के लिए तैयार है, कितने लोकल नेताओं जिनके पास बेसलेस लोग हैं, जिनके पास कोई ग्राउंड नहीं है, उनको अपनी पार्टी से थोड़ा मनाने की ज़रूरत है। तो कांग्रेस के व्यवहार के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है कि बिहार का रिजल्ट क्या होगा। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पर जाने से पहले मेरी एक और प्रार्थना वही कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए, उसके ऊपर कमेंट लिखिए, टिप्पणियाँ लिखिए, अच्छी, मीठी, खट्टी। मैं सबको पढ़ूंगा, पर बुरा नहीं मानूंगा। नमस्कार, जय हिंद।